हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक हमने आपके जो सेकेंड ईयर का कन्वर्जेंस थ्योरी जो टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड भी सीक्वेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उस बाउंडनेस क्या होती है, कन्वर्जेंट क्या होता है, उन सब बातों पे हमने चर्चा की। इसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर था बच्चों आपका, उसमें हमने ये पढ़ा कि जो थ्योरम है लिमिट के ऊपर कैसे अप्लाई की जाती है, यानी दो अलग अलग सीक्वेंस हो, उनके योग, अंतर, गुण और भाग की जो लिमिट है वो कैसे यूज की जाती है। और बच्चों, मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि अब का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अभी तक के लेक्चर्स में। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉची सीक्वेंस और फंडामेंटल सीक्वेंस, जिसको आप क्या कहते हो, कॉची अनुक्रम या मूल अनुक्रम। आज बच्चों हमारी सारी चर्चा इसके ऊपर रहेगी, इससे रिलेटेड जानकारी के ऊपर रहेगी, इससे रिलेटेड थ्योरम के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो सुनिए, पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। कोई अनुक्रम कॉची या मूल अनुक्रम कहलाती है, कोई अनुक्रम कॉची या मूल अनुक्रम कहलाती है कब? जब यदि एक ऐसी प्राकृत संख्या एन नोट स्टूडेंट, कोई भी एक नेचुरल नंबर है आपका, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, जैसा हमने अभी तक पीछे के केस में पढ़ा है वैसा ही कुछ है। ठीक है, मिलता जुलता है। एन नोट विद्यमान हो या है, संख्या ना है, जिसके लिए ये बोला जा सके कि xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट कोमा m ग्रेटर देन n नोट कोमा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। बात समझ आई? या ऐसा बोला जा सके xn प्लस p माइनस xn is always less than epsilon where for all n greater than n naught and p belong to n यानी नेचुरल नंबर और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार पहले डेफिनेशन पे नजर डालिए, उसके बाद हम इसकी पूरी चर्चा पे आएंगे। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूँ, एक बार बोल रहा हूँ कि कोई अनुक्रम कॉची या मूल अनुक्रम कहलाती है यदि हम एक ऐसी प्राकृत संख्या n नोट ज्ञात कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, जिसके लिए ये बोला जा सके कि यदि उसके बाद जैसे मैं मान लो xn माइनस m लेस देन एप्सिलॉन हो, कब? जहाँ n और m दोनों n नोट से क्या हो, ग्रेटर हो। या इसका एक और रूप होता है, वो ये होगा कि xn प्लस p माइनस xn ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट वेयर p बिलोंग टू n। अब बात बच्चों देखो, डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई डेफिनेशन का अर्थ क्या निकल रहा है। तो जितना कुछ आपको बताया गया यदि वो सारा याद हो तो ये डेफिनेशन कोई अलग नहीं है, कोई नई नहीं है, सारी की सारी वही कंडीशन है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका x है, ये y और ये नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यूज है मान लो चल रही है। अच्छा, केस क्या हो सकता है भाई? या तो आपका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, वर्धमान होगा, या क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, यहाँ पे कोई बच्चा के सर यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्यों, यहाँ से कॉची सीक्वेंस से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के भी केस पे आऊँगा। देखो कैसे आऊँगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका सीक्वेंस नेगेटिव से चला और ये कुछ ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है वो क्या है, n नोट है। ठीक है, ये मैं वैल्यू बना लेता हूँ कोई भी
इसके बाद आपका सीक्वेंस कुछ ऐसा आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट आपका सीक्वेंस कुछ ऐसा आ रहा है। बात समझ आ रही? भी मान लीजिए भी हरासमेंट के केस में भी हो सकता है भैया, तो इस लाइन के पास ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार समझाने के लिए यूज किया है। मान लीजिए भी सीक्वेंस हमारा नेगेटिव स्टार्ट से हुआ, से पॉजिटिव से स्टार्ट हो, मान लो यहाँ से स्टार्ट होकर भी आगे जा सकता है, कैसे, इसे समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये मान लीजिए आपका आगे बढ़ रहा है रेगुलर, लेकिन हमने ये देखा कि एक ऐसा नंबर n नॉट जिसके बाद सीक्वेंस लगभग वैल्यू क्या दे रहा है आपको, एक जैसी। अब बच्चों जो मेरे कहने का अर्थ होगा, अब देखो इस पॉइंट के ऊपर x के भाई n का जो भी यहाँ पे नेचुरल नंबर है वो ले लो, और इसके बाद का कोई भी नेचुरल नंबर लो, कोई भी, जैसे मान लो यहाँ लो या यहाँ वाली लो, यहाँ वाली, इस तरीके से आगे कहीं भी लो। तो इन सब का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो अप्रोक्सीमेट 0 होगा या नहीं होगा। बात समझ आई जो मैं कह रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि भाई n नोट के बाद आप सीक्वेंस के ऊपर थोड़ा सा गौर करो। आपको ये दिखेगा कि ये जो सीक्वेंस की जो वैल्यूज आ रही हैं वो लगभग अप्रोक्सीमेट एक जैसी ही आ रही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। आप कहोगे सर x की डिफरेंस, बच्चों मैं x की वैल्यू पे नहीं आ रहा हूँ, मैं xn की बात कर रहा हूँ। जब आप सीक्वेंस में वैल्यू रखोगे यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए n की वैल्यू 150 है, 150 है, इसके बाद जो इसकी जो टर्म आ रही है वो लगभग एक जैसी आ रही है, नहीं आ रही, यानी n की वैल्यू में 151 रखूँ, 152 रखूँ, 150 के बाद 160 रखूँ या 200 रखूँ या 2000 रखूँ, उन सब की वैल्यू लगभग मुझे एक जैसी ही मिल रही है। इतनी बात समझ आई? यानी उस कंडीशन में इस वैल्यू के बाद कि मैं जो भी दो वैल्यू लूँगा उनके जो पदों का डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्या होगा? ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। यदि होता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो दिया गया सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। बात समझ आ गई होगी बच्चों? अब तो क्लियरिटी हुई कुछ? सेम यही प्रोसेस इसके लिए, जैसे n में फिक्स कर दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल n के बाद n नोट मैंने यहाँ फिक्स कर दिया मान लीजिए, तो अब n+1 वाला मान लो बच्चों फिलहाल ये है, ये जो लाइन है n+2 वाली, n+3, ये n+4 की, ये n+5 की, n+6 की, n+7, n+8, इस तरीके से आगे बढ़ता रहूँ। अब आप ये देखिए कि xn, ये जो वैल्यू है वो आपकी xn है, तो यहाँ पे xn+p वाली वैल्यू है, उन सब से इसका डिफरेंस देखो कितने, ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल ही है, उनका डिफरेंस लेस देन, भी अप्रोक्सीमेट 0 है तो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इस तरीके का कोई सीक्वेंस हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉची सीक्वेंस। अगर यदि डायग्राम से आपको याद आ रहा है तो अभिसारी का केस पे आ जाइए, लिमिट के केस पे आ जाइए, बाउंडनेस के केस पे आ जाइए, लिमिट पॉइंट के केस पे आ जाइए, आपको अलग नहीं दिखेंगे, सेम दिखेंगे बच्चों। तो अब बताइए इतनी बात समझ आ गई होगी कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कि यदि किसी फिक्स टर्म के बाद सीक्वेंस के सारी वैल्यू एक जैसी सी ही दिखे, यानी हम उनके बाद कोई भी दो वैल्यू उठाएं उसके बाद की, चाहे पास पास की हो या दूर दूर की हो, जैसे मान लो ये 150 है n नोट, तो मान लो मैं 150 के बाद 151 से लेकर 151 के बाद 1 लाख भी टर्म उठाऊं तो भी उनका जो डिफरेंस है वो मेरे को अप्रोक्सीमेट 0 ही दिखेगा। इस तरीके के केस में उस सीक्वेंस को आप क्या कहते हो, कॉची सीक्वेंस या फंडामेंटल सीक्वेंस। ठीक है, अब आप कहोगे मैंने आपको कहा था बेटा कि कन्वर्जेंट जो वर्ड है वो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये अभिसारी जो शब्द है वो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप कहोगे सर कैसे? बस एक बात तो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है ये बताओ पहले मुझे, खुद एक बार सोचिए, आप अपने माइंड पे जोर डालिए और ये सोचिए कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपका क्या होता है, अनंत माइनस अनंत क्या होता है। शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अनंत माइनस अनंत अपरिभाषित होता है, ये मत बोलना कि अनंत माइनस अनंत 0 होता है, तो बच्चों ऐसा नहीं है। अनंत माइनस अनंत अपरिभाषित होता है, लेकिन मैं तो इसको परिभाषित कर रहा हूँ, यानी बच्चों दो संख्याओं का अंतर आप तब ज्ञात कर सकते हो वो दोनों की दोनों क्या हो, परिभाषित हो यानी परिमित हो। अब यदि मैं xn माइनस xm या xn+p माइनस xn की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं वैल्यू फाइंड आउट इनका डिफरेंस कर सकता हूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि xn+p भी परिमित है और xn भी परिमित है। और यदि दोनों परिमित हैं तो यानी लिमिट परिमित हुई, और लिमिट परिमित होने का अर्थ ये हो गया कि दिया गया कन्वर्ज जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, अभिसारी होगा।
ठीक है बच्चों, बस समझ आ गई। तो याद रखना आगे हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉची सीक्वेंस करेंगे। चलो पहले उसी को करते हैं, बाद में थ्योरम और अलग थ्योरम पे आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। उसको समझते हैं और उस बाद आगे प्रोसेस पे आएंगे। ये आपकी बुक में है, बात समझ आ गई बच्चों। कॉची सीक्वेंस और जो फंडामेंटल सीक्वेंस बात एक ही है, नाम एक ही है, मत अर्थ क्या है बेसिकली, मतलब क्या है बच्चों, सारी बातें याद रखनी है। क्यों आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आगे आगे एक टॉपिक आएगा आपके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो उसके अंदर भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बेसिकली अर्थ की, ठीक है। तो समझिए देखिए बच्चों, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉची सीक्वेंस बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों। कॉची के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत, इसका जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, आपकी बुक की थ्योरम है 1.11, जिसका मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि अनुक्रम xn अभिसारी होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि भी यदि कोई अनुक्रम अभिसारी है तो उसकी आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह होगी कि वो कॉची सीक्वेंस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कॉची सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो ये कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। तो बच्चों ये सिद्ध करना है कि यदि कोई अनुक्रम अभिसारी है तो वो कॉची सीक्वेंस होगा, और यदि कोई अनुक्रम कॉची सीक्वेंस है तो वो क्या होगा? अभिसारी होगा। तो सबसे पहले थ्योरम 1.11 का स्टूडेंट मैं क्या ले रहा हूँ? प्रूफ ले रहा हूँ, ठीक है। इसका स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा, तो स्टेटमेंट आप बुक से देख लेना, बाकी मैंने आपको बोल के बता दिया। इसको वैसा नाम जो इसका नाम है वो होता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉची सीक्वेंस, यानी कॉची के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत। बेसिकली इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यदि कोई अनुक्रम अभिसारी है तो वो कॉची होगा, और कॉची है तो वो क्या होगा? अभिसारी होगा, ठीक है। तो मैं अभिसारी मान के चल रहा हूँ, माना xn अभिसारी है, माना xn अभिसारी है, देन मैं ये कह सकता हूँ फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट लिमिट xn इक्वल टू l होगी। और लिमिट बच्चों यदि आपको याद हो क्वेश्चंस पे आइए, जो हमने किया ये कंसेप्ट यूज किया था या नहीं किया था? कितने क्वेश्चंस में यूज किया है कि लिमिट xn टेंड टू 1 है तो लिमिट xn प्लस p भी क्या होगा? l होगा। रीजन क्या होगा इसका? तो रीजन आप जानते हो कि वो वैल्यू एक जैसी ही देगा। तो यहाँ से मैं एक बात नहीं लिख सकता क्या स्टूडेंट कि xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिख लूँ, और xn प्लस p माइनस एल भी मैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिख लूँ? ये लिख तो सकता ही हूँ, जो अभिसारी है तो ये बात लागू होगी। कोई बच्चा कहेगा सर एप्सिलॉन लिख लो, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट 0 है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। मुझे सिद्ध करना है xn प्लस p माइनस xn ये लेस देन एप्सिलॉन होते ही सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस हो जाएगा। तो इसको यदि मैं चेंज करता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? xn प्लस p माइनस l माइनस xn प्लस l, यानी मैंने मेरी तरफ से इसमें l ऐड कर दिया और l माइनस कर दिया। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ वो देखिए, xn प्लस p माइनस l को अलग किया, माइनस कॉमन लिया, xn माइनस l को अलग किया, दोनों को अलग अलग मोड में करूँगा तो क्या साइन आएगा स्टूडेंट? लेस इक्वल आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा xn प्लस p माइनस l का मोड प्लस xn माइनस l। आपके माइंड में एक बात आएगी नेगेटिव साइन, तो जब आपको इतनी बात तो पता ही होगी कि मोड के अंदर नेगेटिव साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो xn प्लस p माइनस xn आएगा वो क्या आ जाएगा? सॉरी इक्वल हट जाएगा। ये एप्सिलॉन बाई 2 दोनों लेस है तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, हट जाएगी। एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा स्टूडेंट? कॉची सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया? कॉची सीक्वेंस हो गया।
तो यहाँ से क्या बोला जा सकता है? तो एक बात तो सिद्ध हो गई ना कि यदि कोई अनुक्रम अभिसारी है तो वो कोशी अनुक्रम होगा या फंडामेंटल सीक्वेंस होगा। बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ूँ फिर, रिपीट कर देता हूँ। भी अभिसारी है तो xn भी l पे आएगा, xn प्लस p भी l पे आएगा। तो xn माइनस l एप्सिलॉन बाई 2 से लेस, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस। मुझे तो ये चाहिए, तो मैंने इनके जैसा बनाने के लिए l को प्लस माइनस कर दिया, अलग अलग कर दिया, मोड में लेस इक्वल आया, इनकी वैल्यू पुट की तो लेस हो गया और एप्सिलॉन। क्लियर है? नेक्स्ट, माना xn कोशी अनुक्रम है। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझ लेना, काम की चीज़ है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़े मोड हटा के कुछ ऐसा एक्शन ऐड कर दूँ। ठीक है, यानी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। यानी आपके xn के नेबरहुड में इसके अनंत बिंदु आ रहे हैं सीक्वेंस के, यानी यहाँ से मैं करेक्ट रिजल्ट ये बना सकता हूँ कि xn प्लस p है वो किसकी ओर टेंड करेगा। बी फॉर एग्जाम्पल यदि मैं l मान लूँ xn को, तो इसकी ओर टेंड करेगा या नहीं करेगा? बस समझ आ गई। यानी लिमिट xn को यदि मैं l के इक्वल मान लूँ, ये जो वैल्यू उसको l मान लूँ, तो लिमिट xn इक्वल l ऐसा कंसेप्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? क्योंकि तो इसके पास ही घूम रहा है। यदि ऐसा केस हो तो ये बोला जा सकता है कि अनुक्रम क्या है? अभिसारी है। क्योंकि बच्चों ये जो बात मैंने लिखी है ना, वो तभी पॉसिबल है जब अनुक्रम अभिसारी हो, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। अब आपको क्या सर क्यों? तो इस बात पे आप खुद सोचो बच्चों। यदि मैं ये कह रहा हूँ कि xn प्लस p है वो इसके नेबरहुड में आ रहा है, यानी मुझे xn की और xn प्लस p इन दोनों की वैल्यू तो पता है, तभी मैं ये बोल सकता हूँ, अदरवाइज मैं थोड़ी ना बोल सकता हूँ। यदि मान लो अनंत होती, आप खुद सोचो कि यदि वो अनंत होती तो अनंत अनंत के नेबरहुड में आता है, ये बात नहीं बोली जा सकती। कोई संख्या किसी के नेबरहुड में है तो वो तभी बोली जा सकती है जब हमें उस संख्या के बारे में पूरी जानकारी हो, ये पता हो कि संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी। ठीक है, तो यानी वो xn है वो एक परिमित राशि होगी, तो यानी लिमिट xn इक्वल टू l अपने आप मैं मान सकता हूँ। तो अनुक्रम क्या हो जाएगा बच्चों? अभिसारी हो जाएगा। एक बार देखिए, इस पर नज़र डालिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, या इसका एक प्रोसेस ये भी लिखी जा सकती है। ठीक है, या यदि सीधा आपके कन्फ्यूजन हो ना तो आप ये इसको ऐसा लिख लो। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसा लिखूं, मैं मान लेता हूँ कैपिटल के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कुछ ऐसी। ठीक है, इन्हीं के बीच रहेगा। और स्मॉल के मैं यदि मान लूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 x2, इस तरीके से xn माइनस एप्सिलॉन कोमा xn प्लस एप्सिलॉन। वही मैं वैल्यू तो चुन सकता हूँ कि ये सारी परिमित होगी, तो मैं ये बोल दूँगा कि k xn कुछ ऐसा, यानी प्रीबद्ध है। और प्रीबद्ध हो गया तो वो क्या हो जाएगा? xn है वो अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? अभिसारी हो जाएगा। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है आज का ये, 1 मिनट ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। देखिए स्टूडेंट, कोई डाउट है तो आराम से बताइए, सोचिए इस पे बारे में, कोई दिक्कत है तो बताइए। सिंपल सा केस था कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉची सीक्वेंस क्या होता है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा भी कॉची सीक्वेंस क्या होता है, भी वो बताना जरूरी है। कॉची सीक्वेंस के बाद हमने ये कॉची की जो फंडामेंटल जो थ्योरम के जनरल प्रिंसिपल कह सकते हो,
जनरल प्रिंसिपल का मतलब कि यदि कॉची सीक्वेंस है तो वो अभिसारी होगा, अभिसारी है तो वो कॉची सीक्वेंस होगा, और इन दोनों बातों को हमने कंबाइंड करके प्रूव किए। ये बच्चों अदरवाइज मैं आगे की थ्योरम पे आता हूँ। तो बच्चों जो आपकी बुक की थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.9 एंड 1.10, जो 1.9 जो स्टूडेंट आपकी थ्योरम है वो ये है कि कॉची अनुक्रम क्या होती है, परिबद्ध होती है। तो ये प्रोसेस आपको पूरी करनी है, ठीक है। 9 है वो क्या है, ये प्रूव करना है कि जो कॉची सीक्वेंस होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, परिबद्ध होती है। तो ये प्रूव करना होगा, ठीक है। और जो थ्योरम नंबर 1.10 है बुक की वो है यदि कोई कॉची अनुक्रम का उपानुक्रम L को अभिसरित होता है तो कॉची अनुक्रम भी L को अभिसरित होगी। तो उपानुक्रम ऐसे थ्योरम हमारी शायद आपको पीछे याद हो की हुई है। क्यों बच्चों आपको सोचिए यदि उपानुक्रम L को अभिसरित हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो भी पद होंगे एक फिक्स वैल्यू के बाद उनका जो डिफरेंस है L एप्सिलॉन से छोटा होगा, और कॉची सीक्वेंस के अंदर वो टर्म तो आएगी एंड नॉट तो पक्का विद्यमान होगा, यानी उसके बाद वो सारी बात उस पर भी लागू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सीक्वेंस है उसमें x1, x2, x3, x4 ये सब टर्म आ रही है। मान लीजिए x50 के बाद 50 के बाद आप ये लिखते हो कि उन सब का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। फॉर एग्जांपल यदि उसका उपानुक्रम मैं ये मान लूँ कि भाई x1 या x5 के मान लो x5, x10, तो x50 के बाद जैसे x55 माइनस 60 वो उन सब का जो डिफरेंस है लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, तो सेम वही प्रोसेस तो लागू हो रही है। तो इसका मतलब यदि कोई सीक्वेंस यानी कोई उपानुक्रम कॉची अनुक्रम है अर्थात L को अभिसरित होता है तो वो अनुक्रम भी L को अभिसरित होगा। कब कॉची है तो अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इसका अदरवाइज नहीं होगा, कॉची है तो ही ये बात लागू होगी। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर मैंने कंप्लीट ये इसी के लिए रखा था रिजर्व कि भाई कॉची सीक्वेंस क्या होती है, आपको पता चल जाए कॉची अभिसरण का सामान्य सिद्धांत क्या है, कॉची का मतलब क्या है। अब बच्चों जो नेक्स्ट आपका लेक्चर रहेगा वो 2 थ्योरम है कॉची की, मुख्य इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे लिए ऐसे आपके लिए, फर्स्ट और सेकंड 2 थ्योरम है और उसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो। तो शायद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर जो कंप्लीट हमारा रहेगा वो आपका कॉची की दोनों थ्योरम के ऊपर रहेगा। और बच्चों वो थ्योरम आपको तब समझ आएगी जब आपके माइंड में कॉची सीक्वेंस का बेसिकली अर्थ फीड हो। भाई परिबद्धता ये सब जो वर्ड हमने पढ़े हैं जो बेसिकली है वो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सब आपके माइंड में कवर होना चाहिए, क्योंकि इन सब का रिलेशन एक जैसा ही है, सबका बेसिकली मीनिंग एक जैसा है और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। भी परिबद्ध है तो अभिसारी है, अभिसारी है तो कॉची है, कॉची है तो अभिसारी है, अभिसारी है तो वो परिबद्ध अपने आप हो जाएगी। तो ये सारी बातें, और सीमा भी विद्यमान होगी, अभिसारी का मतलब सीमा हो गया। तो सारी बातें स्टूडेंट वही आ रही है घूम फिर के, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर में को मैं आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले लेक्चर की जो थ्योरम है वो समझने के लिए ये लेक्चर आपका अच्छी तरीके से तैयार होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।